हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल BSCB सॉल्यूशन पे। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते होंगे कि आप बेटर होंगे। आज की क्लास में आपके लिए मैं लेके आया हूँ क्लास 10th का मैथ, वो भी कंप्लीट मैथ, जिसमें कि मैं आपको चैप्टर भी आज स्टार्ट करने वाला हूँ, दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज की क्लास में प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, समीकरण का व्यापक रूप है क्या है, समीकरण को हल कैसे करते हैं, सारे चीज़ों के बारे में प्यारे बच्चों हम सिखाएंगे। तो चलिए बिना लेट करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे वाले बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका मतलब हुआ कि हमको दो गो चर राशि मिलेगा। ऐसे आपको बहुपद आप जाकर देख सकते हैं, कंप्लीट बहुपद पढ़ाया मैं जीरो से लेकर हीरो तक। थोड़ा सा आप समझ लीजिए, मैं पहले आपको बताया था, एक होता है प्यारे बच्चों चर राशि और एक होता है प्यारे बच्चों अचर राशि। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताया, अगर नहीं देखें देख लीजिए, लेकिन फिर से आपको हम बताते। चर राशि का मतलब हुआ प्यारे बच्चों वैसा राशि जिसका मान बदलता रहेगा, जिसका मान क्या रहेगा, बदलता रहेगा। जैसे प्यारे बच्चों हम मान लेते हैं कि एक x y z, ये सब ऐसे राशि हैं प्यारे बच्चों जिसका मान बदलता रहेगा। अलग अलग सवाल में इसका मान अलग अलग आता है, लेकिन अचर राशि फिक्स है प्यारे बच्चों, से 10 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, ये सारे जो नंबर इसका फिक्स वैल्यू है कि 10 मतलब 10। अब 10 का नोट अगर किसी दुकान में लेके जाएंगे, बोलेंगे 20 है, तो बिल्कुल उसका वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि ये फिक्स राशि है। इस राशि को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कांस्टेंट क्वांटिटीज, और ये चर राशि जो है इसको वेरिएबल कहते हैं। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? तो चर राशि अचर राशि समझ गए। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको दो गो चर मिलेगा। क्या गो चर मिलेगा प्यारे बच्चों? दो गो चर। तो हम अपने पसंद के अनुसार से प्यारे बच्चों दो गो चर, एक चर x को पसंद करते हैं, दूसरा चर y पसंद करते हैं। आप पता ही आपको रैखिक किसको कहते हैं, वैसा बहुपद जिसका पावर एक रहता था, घात एक रहता था, वैसे बहुपद को हम कहते थे रैखिक बहुपद। लेकिन जब उसको बराबर के रूप में लिखेंगे तब वो हो जाएगा समीकरण, तब उसको हम कहेंगे रैखिक समीकरण। तो बड़ी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों बात याद रखिएगा, व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब है कि इस समीकरण का जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होगा उसका स्टैंडर्ड रूप क्या होगा। स्टैंडर्ड रूप ये होगा प्यारे बच्चों, ये दो को समीकरण बनेगा, चूंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो समझिए ये हो जाएगा a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0। ये दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। ये जो दो समीकरण बचेगा प्यारे बच्चों, ये दोनों समीकरण के बारे में आपको हम विशेष से आपको हम समझाते हैं, समझिए प्यार से। देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम पूछेंगे a1 क्या है, तो आप समझ रहे हैं कि x के पहले है, इसका मतलब हुआ कि पहले समीकरण में x का जो गुणांक रहेगा उसको हम क्या कहेंगे मेरे भाई, a1। b1 किसको कहेंगे, पहले समीकरण में y के पहले जो गुणांक रहेगा उसको b1 कहेंगे, और पहले समीकरण में जो कांस्टेंट पद रहेगा, नंबर रहेगा, संख्या रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे, c1। उसी प्रकार दूसरे समीकरण में x का जो गुणांक रहेगा उसको a2 कहेंगे, दूसरे समीकरण में y का जो गुणांक रहेगा उसको b2 कहेंगे, और दूसरे समीकरण में जो कांस्टेंट पद रहेगा उसको हम c2 कहेंगे। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? आप इसको उतारिए जितना बात हम आपको बोले। चलिए, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, आगे चीज समझिएगा प्यारे बच्चों। इस समीकरण को जो इस फॉर्मेट पर रहेगा, इस फॉर्मेट को समीकरण आपको लिख के बताते हैं, आपको तब ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि समीकरण लिखते हैं, मान लिया जाए 3x प्लस का 4y प्लस 6 बराबर 0। एक लिखते हैं 3x प्लस 2y प्लस का 8 बराबर का 0, बराबर का 0। तो ये समीकरण फॉर्मेट बन रहा है। अगर आपको पूछेंगे a1 का मान क्या है प्यारे बच्चों, तो आप समझ रहे a1 का मान x के पहले जो रहेगा पहले समीकरण में 3 हो जाएगा। b1 का मान पूछेंगे तो 4 हो जाएगा। अगर c1 का मान पूछेंगे तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर a2 का मान पूछेंगे तो 3 हो जाएगा। b2 का मान पूछेंगे दूसरे समीकरण y के पहले जो 2 है तो 2 हो जाएगा, और c2 हो जाएगा प्यारे बच्चों 8। कोई दिक्कत है? ये सब आप समझ रहे हैं। a1 किसको समझाने के लिए बता दें, a1 किसको कहेंगे, तो फिर से एक बार समझ लीजिए। a1 जो कहिएगा, पहले समीकरण में जो x का गुणांक रहेगा a1, पहले समीकरण में y का जो गुणांक रहेगा b1, अब पहले समीकरण में जो कांस्टेंट रहेगा उसको कहिएगा c1। लेकिन ध्यान दें वो समीकरण 0 के रूप में लिखा रहेगा प्यारे बच्चों। समझ में आया? और पहले समीकरण में x के पहले जो रहेगा, दूसरे समीकरण में जो x के पहले रहेगा उसको a2 कहिएगा, दूसरे समीकरण में y का जो गुणांक रहेगा उसको b2 कहिएगा, दूसरे समीकरण में जो कांस्टेंट पद रहेगा c2 कहिएगा। ध्यान दें वो समीकरण अगर 0 रूप में रहेगा तब। ठीक है प्यारे बच्चों, ये उतार लिया आप, इसको मिटाते हैं, आगे आपको समझाते हैं। देखिए, तो आप एक बार अगर डायरेक्ट बोलेंगे कि सब व्यापक रूप आपको याद हो गया तो याद हो गया। कैसे लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0,
दूसरा a2x प्लस b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। दो गो समीकरण आपको लिख के भी बताएं। तो आप समीकरण को जब सॉल्व करेंगे तो 3 टर्म एंड कंडीशन बनेगा। तीनों टर्म एंड कंडीशन से बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्यारे बच्चों, बढ़िया समझिएगा। अगर आप इस समीकरण का ग्राफ खींचिएगा तो पहले एक दो बात याद रख लीजिएगा कि रैखिक समीकरण का, किसका प्यारे बच्चों, रैखिक समीकरण का ग्राफ, रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होगा उसमें ग्राफ एक सरल रेखा होता है, एक सरल रेखा होता है। अगर हम प्यारे बच्चों ये समीकरण लिखते हैं, अगर इस तरह से 3x प्लस 5y बराबर 8, एक मतलब बताते हैं। अगर आप इसका ग्राफ खींचिएगा, ग्राफ कॉपी में प्यारे बच्चों, तो वो जो ग्राफ मिलेगा, इस तरह से ग्राफ खींचेगा तो एक रेखा मिलेगा, सिंपल स्ट्रेट लाइन मिलेगा। उस रेखा को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, हम सरल रेखा। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, कहीं आप लिख लीजिए कि अगर हम रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचेंगे तो सरल रेखा मिलेगा। समझ में आया? चलिए देखिए, मेन मुद्दा जो यहाँ आपको हमको समझाना है प्यारे बच्चों, एक समीकरण का ग्राफ खींचिएगा तो वो भी सरल रेखा मिलेगा। अगर आप इस समीकरण का भी ग्राफ खींचिएगा तो उसका भी सरल रेखा मिलेगा। तो वो जो दो सरल रेखा बनेगा, उस दो सरल रेखा में 3 कंडीशन बन जाता है। पहला कंडीशन हो सकता है, अगर आप ग्राफ खींचिएगा, पहला कंडीशन में अगर आप ग्राफ खींचिएगा प्यारे बच्चों, तो हो सकता है वो एक दूसरे को काट दे, इंटरसेक्ट कर दे। या तो दूसरा कंडीशन ये प्यारे बनता है कि वो दोनों ग्राफ एक दूसरे के समांतर हो जाए। या तो तीसरा कंडीशन बनता है कि एक ग्राफ जो खींचे पहला समीकरण ऐसे यहाँ पे आके समाप्त हुआ, और दूसरा का जो ग्राफ खींचे ये रेखा इधर आ गया, और आते हैं तो इस प्रकार से उसको आगे दूर तक बढ़ाते, ये ग्राफ इसी पे आगे क्या हो गया, ओवरलैप हो गया। अगर ये ग्राफ क्या हुआ प्यारे बच्चों, प्रतिच्छेद होगा, तो इस समीकरण का हल निकलेगा और केवल एक हल निकलेगा। अगर ये समीकरण रहेगा, इस समीकरण अगर रेखा समांतर हो रहा है, इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि इस ग्राफ का समीकरण का हल संभव नहीं है। अगर इस तरह ग्राफ आया तो इस समीकरण का समझिएगा एक वो परिमित रूप से अनेक हल है। क्या समझ में आया? आप तीनों थोड़ा सा नोट्स कर लीजिए कहीं आप। तो चलिए मेरे भाई, अब आगे हम आपको बताते हैं। तो चलिए अब कंडीशन लिखते चलिए। देखिए, अगर पहला प्यारे बच्चों यहाँ लिखाते हैं, अगर a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होगा। अगर ये कंडीशन बता रहे प्यारे बच्चों, अगर a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होगा, तो ग्राफ के बारे में बताते हैं। अगर इसका जो आप ग्राफ खींचिएगा वो प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? प्रतिच्छेदी। और अगर इसका हल के बारे में बताएंगे आपको हम प्यारे बच्चों, किसके बारे में? हल के बारे में। तो केवल एक हल, मतलब अद्वितीय हल होगा। कौन हल होगा प्यारे बच्चों? अद्वितीय हल। समझ में आया? मतलब केवल और केवल एक हल निकलेगा, x और y का मान, उसे हल को हम कहेंगे अद्वितीय हल। अब दूसरा प्यारे बच्चों समझिएगा, दूसरा बात है, अगर प्यारे बच्चों ऐसा कंडीशन हुआ कि a1 बटे a2 जो है वो तो बराबर हो गया b1 बटे b2 का, लेकिन c1 बटे c2 का बराबर नहीं हुआ। समझ रहे हैं? ये दोनों बराबर हो गया लेकिन अगला बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब होगा प्यारे बच्चों, जो ग्राफ खींचिएगा वो ग्राफ में जो आपको मिलेगा, उसका जो ग्राफ खींचिएगा एक समांतर रेखा होगा, मतलब ग्राफ समांतर हो जाएगा। और हल के बारे में विशेष नॉलेज करेगा प्यारे बच्चों, हल जो रहेगा हमारा कोई हल नहीं होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। समझ में आया? और तीसरा कंडीशन जो बनता है प्यारे बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट, इस तीनों कंडीशन अगर आप याद कर लीजिएगा तो क्वेश्चन बहुत सारा आपसे बनना शुरू हो जाएगा। अगर a1 बटे a2 बराबर हो गया b1 बटे b2 के, और बराबर भी हो गया c1 बटे c2 का, तब इसका ग्राफ जो खींचेगा प्यारे बच्चों क्या होगा? समपाती होगा। क्या होगा? समपाती होगा। समपाती होने का मतलब हुआ, अगर हल के बारे में इसका बारे में पूछेंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या ये चीज दिख रहा है आपको? दिख रहा है? अपरिमित रूप से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अनेक हल हो जाएगा। तो आप इस चीज को राइट डाउन कीजिएगा और फिर से समझा देते हैं कि अगर इस समीकरण का जो व्यापक रूप है, अगर हम a1 बटे a2 मतलब पहला समीकरण दूसरे समीकरण का x का गुणक करते अनुपात लेते हैं, उसी तरह y का, फिर इसी तरह कांस्टेंट का। अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं हुआ b1 b2 के, इसका मतलब होगा प्यारे बच्चों, इसका जो ग्राफ होगा वो हमारा क्या होगा?
प्रतिच्छेदी होगा और इस समीकरण का अद्वितीय हल मतलब स्पेशल हल, यूनिक हल निकलेगा x और y का। अगर a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के और डज नॉट इक्वल टू हुआ c1/c2 का, तब इसका जो ग्राफ खींचिएगा वो समांतर होगा और इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर हो जाए c1/c2 का, तब इसका ग्राफ जो खींचिएगा वो समपाती होगा और परिमित रूप से अनेक हल होगा। तो हम सोचते हैं प्यारे बच्चों कि ये जो जगह नीचे है इसका हम समीकरण भी लिख चलते हैं। क्या जगह तो इसे एक मतलब खटाल और बनाना था जिसमें कि हम आपको समीकरण समझा देते हैं। तो ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, हम समीकरण लिख देते हैं और उसी समीकरण का ग्राफ भी बता देंगे ताकि जो एग्जाम में बार बार आ रहा है वो ग्राफ, इसका चार्ट सारणी भी दिया हुआ प्यारे बच्चों। आप सारणी के बारे में बताते हैं, आपकी बुक में सारणी दिया होगा और इसी से क्वेश्चन जो है ना पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन इधर आपको सारणी दिखाते हैं, आपके बुकलेट में भी है सारणी ये वाला, और देखते हैं। सारणी तो नहीं दिया है क्या? क्योंकि प्यारे बच्चों आपके बुकलेट में सारणी दिया था जहाँ तक हमें याद है। ये वाला सारणी ऐसे आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा सारणी प्यारे बच्चों, ये वाला सारणी देखिए। ये जो सारणी है इसका समीकरण को हम लिख देते हैं और इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारणी नंबर लिख देते हैं, आपको याद है ये जो सारणी नंबर है प्यारे बच्चों 3.4। प्यारे बच्चों ये जो सारणी है 3.4, तब आपको हम समीकरण का हल करने के बारे में सिखाएंगे। क्योंकि फाउंडेशन बैच है, एक दिन में तो पढ़ाना नहीं, आपको एकदम आराम से पढ़ाएंगे। तो हम समीकरण भी लिख देते हैं प्यारे बच्चों, इसका समीकरण एक रूप, ये आपको फिर समीकरण को हम सॉल्व भी करवाएंगे। समीकरण जो है प्यारे बच्चों केवल एक हल का, ये अद्वितीय हल का x माइनस 2y बराबर 0, ये पहला समीकरण हुआ। और ये दूसरा समीकरण है प्यारे बच्चों 3x प्लस 4y माइनस का 20 बराबर 0। ये मतलब अगर ये देखिए यहाँ चिन्ह करके, यहाँ अगर इसका अनुपात लीजिएगा प्यारे बच्चों, इसके आगे में क्या है 1 है, इसके आगे में क्या है 3 है, तो ये हमारा क्या हो गया 1/3 ना हो गया। और देखिए ये माइनस का है -2, अब बट्टे कितना हो गया 4। देखिए 1/3 बताइए का यो -2/4 के बराबर नहीं होगा ना, बराबर नहीं होगा। अगर इस समय आप ग्राफ खींचिएगा तो प्रतिच्छेदी होगा प्यारे बच्चों। और हम आपको ग्राफ खींच के भी बताएं अगले क्लास में, लेकिन आप थोड़ा सा समझिए कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को नहीं सीखिएगा तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरा ग्राफ है प्यारे बच्चों, इसका समीकरण लिख देते हैं आपको 2x प्लस 3y माइनस का 9 = 0। और इसका अगला है 4x प्लस 6y माइनस का 18 = 0। देखिए हम प्यारे बच्चों एक साइड में हल लिखे हैं, दूसरा साइड में समीकरण भी लिख दिए हैं। क्या लिख दिए प्यारे बच्चों? समीकरण। आपको समझ में आएगा इस चार्ट में हल के बारे में जानकारी दिया गया है और समीकरण के बारे में दिया गया कि समीकरण इसका कैसा होगा और परिमित रूप से अनेक हल होगा। इसका समीकरण दिया है प्यारे बच्चों x प्लस 2y माइनस 4 = 0 और दूसरा है 2x प्लस का 4y माइनस का 12 = 0। प्यारे बच्चों समीकरण लाखों समीकरण से आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो ये 3 समीकरण लिया आपके बुक के लिए और इस तीनों समीकरण ग्राफ खींचने के बाद है, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन जो लिखे हैं समीकरण, ये तीनों समीकरण बार बार रनिंग में क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, इसी तीनों समीकरण से लगभग क्वेश्चन आ रहा है, आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक। तो ठीक है ना, कल आपको हम ग्राफ खींच के भी बारे में बताएंगे। तो प्यारे बच्चों आप इस चार्ट का एक बार हम सोचते हैं कि स्क्रीनशॉट लीजिए और प्लस में आप लिख भी लीजिए। क्या हो गया प्यारे बच्चों? बहुत अच्छा। अब आपको क्या करना है, इस समीकरण के बारे में बताते हैं, बढ़िया समझिएगा। देखिए अगर ये समीकरण जो लिखे हैं x + 2y - 4 बराबर 0, अब देखिए इसके आगे में प्यारे बच्चों क्या है, देखिए तो x के पहले आगे में क्या है 1 और यहाँ क्या है 2, इसका मतलब जो अनुपात है कितना हो गया 1/2। इसके आगे में 2 है, इसके आगे में 4 है, इसके आगे में 2 है, इसके आगे में क्या है 4 है। देखिए दोनों माइनस सेम ना, तो माइनस लेने की कोई जरूरत पड़ेगा नहीं, तो 4 और 12 बच गया, 4 और क्या बच गया प्यारे बच्चों 12। यही समीकरण है कि गलत हो गया? समीकरण प्यारे बच्चों गड़बड़ लिखा गया क्या? यस प्यारे बच्चों समीकरण हम उल्टा लिख दिए, एक सेकंड के लिखिएगा। कोई हल जो नहीं है प्यारे बच्चों उसका समीकरण ये गलत है, तो हमको भी लग रहा था ये कैसे हो गया। देखिए आपके बुक में जो है ना सारणी में हम एटरेंडमी देखे नहीं गौर से और लिखा गया, तो इसका जो समीकरण का है प्यारे बच्चों अपरिमित कोई हल नहीं बोला जो समीकरण है प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखते हैं। देखिए उल्टा लिखा गया, अपरिमित रूप से क्या है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं का समीकरण जो प्यारे बच्चों ये वाला है आपका,
भाई हम चेक कर रहे हैं आपको समझाने के लिए नहीं पूरा। x प्लस 2y, देखिए बताते हैं, x प्लस 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। और दूसरा समीकरण जो है प्यारे बच्चों इसका 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। समझाते हैं कैसे हो गया। देखिए प्यारे बच्चों, इसका अगर अनुपात नहीं चलेगा 1/2 होगा कि देखिए, तो 1/2 होगा इसका। देखिए ना, इसका आगे में 1 है, इसका आगे में 1/2 हो गया। फिर 2 है और ऊपर में 4 है प्यारे बच्चों, 2/4 हो गया। और देखिए -4 इधर क्या है, और माइनस का 12 है। देखिए 2 का 2 कितना हो गया 4। तो ये भी जो अनुपात आया 1/2 और ये वाला भी 1/2 आया, लेकिन ये क्या आ जाता है 1/3 हो गया। मतलब हुआ कि A1/A2 हो गया, B1/B2 भी हो गया, लेकिन C1/C2 नहीं हुआ, इसलिए इसका क्या होगा कोई नहीं। और अपरिमित रूप से अनेक हल का जो उदाहरण है प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये है मेरे भाई, 2x का प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 और 4x प्लस का 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। आप इस समीकरण को चेक कीजिए। देखिए इसका चेक कीजिए कितना होगा, अगर घटाते हैं देखिए 2 का 2 में 4, 1/2 रेशियो आएगा। देखिए ना, हम ये इधर बताते हैं आपको। देखिए ये क्या 2 है तो 2 लिख देंगे, और इसके आगे में 4 तो 4 लिखेंगे, इसके आगे में 3 है और 6 है तो 3 और 6 होगा। 9 और 18 माइनस दोनों तो माइनस है, तो माइनस कटिए जाएगा, लिखना चाहिए लिख सकते हैं -18। जब इसको कटाइएगा प्यारे बच्चों तो यह आ जाएगा 1/2 आएगा। 3 को 3 है, 3 इसको भी कटाइएगा, ये भी 1/2 आएगा। 9 को 9 9 दूनी 18, इसको भी कटाइएगा तो कितना आएगा 1/2 आएगा ना। इसका मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो गया। इसलिए कि ये जो ग्राफ होगा हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, समपाती होगा। चलिए आप इसको उतारिए, अब आपको थोड़ा सा डिस्कशन और आगे की ओर लेकर चलते हैं। चलिए मेरे भाई, बहुत अच्छा प्यारे बच्चों। देखिए अब आपको हम क्या पढ़ाएंगे, किसी भी समीकरण को, जो ये 2 चरराशि समीकरण है, फिर से व्यापक रूप में लिख रहे हैं मेरे भाई। A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, दूसरा A2x प्लस का B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। पहले इस समीकरण को सॉल्व करने का जो मैं विधि बताने वाले प्यारे बच्चों है, पहला विधि मैं आपको ग्राफ बताने वाला हूँ कि आप ग्राफ से इस समीकरण का हल कैसे निकालेंगे। एक दूसरा बात प्यारे बच्चों, आपको मैं जो बताने वाला हूं कि इसका प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन नहीं प्यारे बच्चों, प्रतिस्थापन विधि से को सॉल्व करने के लिए। फिर नेक्स्ट विधि जो प्यारे बच्चों बताने वाला हूं मैं, विलोपन विधि। फिर चौथा विधि का नाम है प्यारे बच्चों वज्र गुणन विधि। इस सारे विधि का मैं चर्चा करूंगा। और एक 5वां विधि दम जो हम अपने से जो सीखे हैं, सबसे बेस्ट तरीका इस समीकरण को आप देखेंगे, बड़े बड़े समीकरण को सॉल्व करने में बहुत कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे। वो विधि का नाम है क्या प्यारे बच्चों, ये विधि है हमारा क्या है, ये और बट्टे ये x का मान निकलेगा, दूसरा ये बट्टे ये करेंगे तो y का मान निकलेगा। इसके बारे में भी आपको चर्चा करेंगे, लेकिन जब आपको सारे विधि बता देंगे आपका दिमाग पूरा रूप से डेवलप हो जाएगा। तो आप इस विधि को मतलब बड़े बड़े समीकरण जो आप 5 मिनट में सॉल्व करेंगे वो मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में मुश्किल से आप सॉल्व कर पाएंगे। हालांकि मैं सभी विधि में कुछ ना कुछ आपको अलग से कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में मैं सिखाते चलूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना दूरी रखते हैं, आगे की क्लास हम कल लेंगे। आप तब तक के लिए पूरा जो बताया उसको याद कर लीजिएगा। आगे की वीडियो में कल मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर हमारे वीडियो प्यारे बच्चों आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों ये क्लास 10th का मैथ्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच फ्री में आपके लिए लाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बाय बाय।